वेलकम टू द एएसपी चैनल। माय नेम इज़ मुकेश यादव। आप सभी लोगों का एएसपी चैनल पे फिर से तहे दिल से स्वागत है। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी। और प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ना कि एजुकेशन के बिहाफ पे, ना कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अगर अलावा हम बात करें तो क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, फैमिली जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें सामना करना होता है डिजीज़ का, क्रॉप डिजीज़ का, चाहे उसमें इंसेक्ट की हम बात करें और चाहे हम डिजीज़ की बात करें। तो इंसेक्ट वाला पार्ट अभी नहीं कवर करने वाले, दैट मीन्स हम इंसेक्टिसाइड या एंटोमोलॉजी वाला पार्ट या इंसेक्टिसाइड जो मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट का, उसको बिल्कुल भी हम अभी कवर नहीं करने वाले। यहाँ कवर करने वाले हैं ओनली एंड ओनली पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में भी बहुत से पैथोलॉजी आते हैं, ह्यूमन पैथोलॉजी आ गया, या इसके अलावा जैसे प्लांट पैथोलॉजी आ गया। तो हम यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी में चूँकि जो प्लांट रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो प्लांट को लगने वाले डिजीज़ हैं, कॉज क्या होता है डिजीज़ का, डिजीज़ कोज फंगल डिजीज़ हो सकता है, इट में बी बैक्टीरियल डिजीज़, इट में बी वायरल डिजीज़, और कुछ हम बात करते हैं यहाँ पे नेमेटोड को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो नेमेटोड प्री पीजी जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ। दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, नाबार्ड की वैकेंसी आ गई है, इवन आईबीपीएस जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा फॉर्म अभी निकल चुके हैं आईसीआर के, आईसीआर प्री पीजी के, आईसीआर जो एंट्रेंस लगता है, पीजी एंट्रेंस लगता है, पीएचडी, या फिर इवन हम ये कह सकते हैं प्री जो इसके पीजी जो यूजी एंट्रेंस लगता है, तो उसके भी फॉर्म आ चुके हैं। तो वहाँ पे यूजी में माइनर डिजीज होते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इस वीडियो को देखेगा, इस लेक्चर को देखेगा। तो लेकिन यहाँ बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीजी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात हम यहाँ करने वाले हैं कि कंप्लीट फॉरेस्ट्री को कवर करेंगे, चाहे वो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, सबसे पहले प्रायोरिटी प्री पीजी, और उसके बाद में पीजी किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम की बात करें। इवन हम उसके अलावा बात करते हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन या आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन, तो उनके बिहाफ पे यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए और शांति से बैठ जाइए। हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ चीज़ों को देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें चीज़ों को देखना है, चीज़ों को समझना है। मैं गारंटी देता हूँ, इवन एग्ज़ाम की तो बात छोड़िए, मैं गारंटी देता हूँ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप विदाउट स्ट्रेस पे लेक्चर्स देखेंगे, विदाउट स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलने वाले। और इवन आप अगर कहीं पे भी किसी भी डिजीज़ को, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, देन यू विल गिव डायरेक्टली द राइट आंसर इन एग्जामिनेशन एज वेल इन योर लाइफ, ठीक है। तो बात करते हैं, हम यहाँ डिजीज़ की बात करेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया। तो उनके हर कहीं पे हम यहाँ देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कौन सा डिजीज़ कब है। बस थोड़ी सी एक लिटिल बिट जो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों के सामने, वो होगी सिर्फ जो साइंटिफिक नेम है वो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ यहाँ पे देख लिया उसकी ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक भी यहाँ मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है और उसको याद रखना होता है, फिर थोड़ा कन्फ्यूजिव वर्ड होता है, लेकिन उसके लिए भी कंप्लीट फैसिलिटी है। और बात अगर हम यहाँ पे करें कि शॉर्ट में यहाँ लेक्चर्स रखेंगे, अराउंड 20 लेक्चर्स में कंप्लीट पैथोलॉजी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इवन
उसमें अबाउट फंगस और अबाउट बैक्टीरिया, अबाउट निमेटोड और अबाउट वायरस, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी। देखिए पैथो का मतलब क्या होता है, अगर पैथो की बात करें, पैथो मीन्स होता है सफरिंग, किसी प्रॉब्लम के अंदर या किसी प्रॉब्लम को फेस करना। जैसे बोलते हैं ना, मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, तो उसी का मतलब एक बीमारी है। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, उसके इसी का मतलब एक बीमारी है। चाहे वो प्यार से रिलेटेड बीमारी हो गई हो, चाहे वो कोई कॉज की वजह से, जैसे ऑर्गेनिक एलिमेंट बात करें, बैक्टीरिया, फंगल या फिर वायरस या फिर किसी गर्ल्स या बॉय की वजह से वो डिजीज हो गया हो। लेकिन बात यहाँ पे चीज किसी है, सफ़र करने की है। ठीक है, बात हुई सफ़र करने की। अब अगर किसी भी टर्म के आगे हम लॉजी या लोगस पढ़ते हैं, तो भैया हमें पता है लॉजी या लोगस का मतलब स्टडी होता है। हमें तो सिर्फ फर्स्ट वन टर्म का मतलब चाहिए, बाकी तो अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या, इम्पोर्टेंट काय का इम्पोर्टेंट की तो बात ही नहीं करेंगे अपन ना। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट करते करते दुनिया पक गए यार इंपॉर्टेंट के चक्कर में। चलिए पहले बात करते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में ये अगर हम बात करें फर्स्ट वन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे डायरेक्टली हम चीजें क्लियर करेंगे। ये एग्जाम में आना, ये नहीं आना, बात खत्म, दैट्स इट। हम ज्यादा कुछ मैटर को यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट वन अगर बात करते हैं, इट ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पहला चीज ये किससे, पैथोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। दोनों वर्ड की अगर बात करते हैं, ग्रीक वर्ड पैथोज मीन सफरिंग, किसी प्रॉब्लम से अगर हम बात करते हैं, सफर करते हैं, सफर मतलब उस प्रॉब्लम को सहना, उसके अंदर हम प्रॉब्लम में हैं, दैट मीन्स ओके। लोगस मीन्स स्टडी, लॉजी, लोगस हर वर्ड के सामने, चाहे साइकोलॉजी, चाहे और किसी की बात करें, सोशियोलॉजी, सब में स्टडी होता है लोगस का मतलब, और हमें पता भी है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पैथोलॉजी का मतलब हो गया सफरिंग और लोगस का मतलब स्टडी। तो प्लांट जो जिस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आप वैसे ही मास्टर्स हैं तो बताने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हर बार पढ़ें तो क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए चलते हैं फिर आगे। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ कोज ऑफ सफरिंग प्लांट्स, द स्टडी ऑफ कोज ऑफ सफरिंग प्लांट्स and their management is called plant pathology. What is the mean of suffering plants and their management? Cause of suffering plant and their management. There are three terms है। Cause, किसकी वजह से ये प्लांट सफ़र कर रहा है, क्या कॉज है इसका, वायरस कॉज है, फंगल कॉज है, या इसके अलावा अगर बात करें तो बैक्टीरिया कॉज है, कौन सा वाला कॉज है। देखिए यहाँ पिक्चर्स है, पिक्चर में आई होप आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं होगी, कोई बात नहीं है, आगे हम हर चीज़ को फिर से क्लियर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वो तो ये जो इस पिक्चर्स की अगर बात करें, सिस्टमेटिक जो डिजीज होते हैं, ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पिक्चर में, क्योंकि वाइट है और आई थिंक वाइट की वजह से मुझे लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो मैंने फुल कोशिश की है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। अब बात करें यहाँ पे, फर्स्ट थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज दैट हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम से यहाँ पे ईयर वाइज मैंने मेंशन किया है। ठीक है, किसी का पिक्चर मैंने मेंशन किया कि आप लोग को रिकॉग्नाइज रहे, और अगर वही पिक्चर बाद में रखी गई है तो फिर मैंने इसको यहाँ पे इरेज कर दिया है, क्योंकि पिक्चर्स में हर चीज़ में को यहाँ पे हम विजनरी तरीके से देखेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में देखेंगे। तो कुछ चीज़ों का पिक्चर रखा है, बाकी नहीं रखा है। तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अब वो बार बार लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की पिक्चर मेंशन करना और उसको पीपीटी को या ये बात करते हैं अपने नोट्स को बहुत ब्रॉड कर देना, ये तो थोड़ा सा सिली टाइप का थिंक होगा। तो अपन ने रखा है हर जगह पे कि हाँ कहाँ किस टाइप का पिक्चर, किस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं,
और पता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ईयर पूछ लिया जाता है आईबीपीएस में बहुत बार। आईबीपीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है या तो किसी डिजीज़ का पूछ लिया जाता है, ये डिजीज़ है, उसका साइंटिफिक नेम पूछेगा। आईबीपीएस की मैं बात करूँ तो साइंटिफिक नेम देगा और ये किसका डिजीज़ है, दैट्स इट, ये पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम वहीं बात करते हैं प्री पीजी एग्जामिनेशन में, तो आज तक जो पूछा गया है हिस्ट्री में पूछ लिया या फिर उसका नेम दे दिया और साइंटिफिक नेम पूछ लिया, साइंटिफिक नेम दे दिया, वहाँ तो हर तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आपको याद भी रहेगा इसकी इस तरह से। फर्स्ट वन बात करते हैं 1675 एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, और ल्यूवेनहॉक के नाम से तो हर कोई जानता है ल्यूवेनहॉक कौन है, क्या किया है ल्यूवेनहॉक ने, माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देता हूं, माइक्रोस्कोप को 3 to 4 स्टेप में डेवलप किया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। कहीं कहीं पे आपको ये क्या मिल जाता है, कहीं पे में बुक में 66 भी मिल जाता है, कहीं पे 1666 मिल जाएगा, कहीं पे 1675 मिल जाता है, कहीं पे यही चीज़ 96 पे मिल जाता है, और इवन 17 में भी ये मिल जाता है। लेकिन बात ये चीज़ है कि सब क्योंकि ये अपग्रेडेशन हुआ था, अपग्रेड होता गया था एक के बाद में एक, तो जो चीज़ हम बैक्टीरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को देख सकते हैं, वायरस को देख सकते हैं, फंगल को देख सकते हैं, वायरस को भी इवन देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम की हम बात कर रहे हैं फंगल को देख सकते हैं, वो प्रॉपर जो उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी साइज़ को भी देख सकते हैं, वो कब उस कैटेगरी में रखा गया था या कब जो बनाया गया था उससे हम देख सकते थे प्रॉपरली। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर डेट मेंशन की गई है 1675। ठीक है, इन्होंने पहले ही बना दिया था। कहीं कहीं पे आपको बुक में ये भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, 1905 भी मिलेगा, वहाँ पे भी ल्यूवेनहॉक है। लेकिन भाई साहब ल्यूवेनहॉक तो 1688 में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो कब बनाया, वो उनका अपग्रेड था, अपग्रेड किया गया था, फॉर्मेट सा था। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 1960 में इनका अगर हम बात करें 1932 में इनका शायद जन्म हुआ और 88 में डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे महाशय जी की फोटो हैं, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। आपको आई होप कुछ चीज़ें याद रहेंगी। डेवलप फर्स्ट माइक्रोस्कोप, इससे पहले भी डेवलप हुआ था, इन्होंने ही डेवलप किया था 22 साल की एज में। जहां अगर हम बात करते हैं 1664 में, लेकिन वह प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया था। उसके बाद में इसकी अगर हम बात करते हैं प्रॉपर वर्क मीन्स, क्योंकि साइज़ जो है बैक्टीरिया की वो बहुत बारीक कम साइज़ है, वो प्रॉपर हम उसको देख नहीं सकते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकेंड 1729 P.A. माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी। एक चीज आपको मेंशन यहाँ पे की गई है, माइकोलॉजी टर्म क्यों पड़ा था, क्योंकि उनका नाम क्या था, माइकेली। माइकेली से क्या नाम हुआ, माइकोलॉजी। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फंगस को खोजा, तो उन्होंने क्या नाम रखा, उनका नाम था माइकेली, इसलिए नाम क्या पड़ा, माइकोलॉजी। आई होप आप लोग को याद रहेगा। यहाँ पे माइकेली से क्या बना, माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली, P.A. माइकेली 1729 में। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। अब चीज यहाँ पे देखो इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी, तो उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, नोवा प्लांटेनम जेनेरा बुक हैड बीन रिटन बाय हिम। कौन सी बुक लिखी गई थी इन्होंने, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। माइकोलॉजी के जो फादर हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, नोवा प्लांटेनम जेनेरा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुई। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट टू स्टडी फंजाई एंड सो फंगल स्पॉट्स ऑन वाटरमेलन। इन्होंने सबसे पहले वाटरमेलन पर फंगस के जो स्पोर होते हैं, ये भी हम बात करेंगे, स्पोर क्या होते हैं फंगस के,
स्पोर की अगर हम अभी बात करें, क्योंकि जब हम फंगस देखेंगे तब हम बात करेंगे फंगस की। देखिए अगर हम बात स्पोर की बात करें तो जैसे आपने डस्ट देखते हो ना, गेहूं के जो गेहूं की बाली होती है उसमें ब्लैक ब्लैक टाइप के डस्ट देखते हो, तो अभी मान लो वही स्पोर है। बाकी हम अगेन इसको एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डीपली। चलिए बात करते हैं। अब एक बात आती है कि कब फंगल स्पोर ऑन वाटरमेलन, फंगल की जो स्पोर सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था किसको, वाटरमेलन को। क्वेश्चन ये भी बनता है सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे फंगस को या किस प्लांट के डिजीज को खोजा था जहाँ पे फंगल डिजीज इन्होंने देखा, विच वन इज वाटरमेलन। और आप चीज वाटरमेलन पे एक चीज देखते होंगे, देखिए ये धब्बे देखते होंगे, तरबूज पे धब्बे देखते होंगे आप, ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाइए और थोड़ा सा चश्मा और छोटा सा चश्मा लगा के आइए, आपको बखूबी दिखेगा, ठीक है। मेरी तरह मुझे भी नहीं दिखता, इसलिए मैं भी डॉक्टर के पास गया था और चश्मा लेके आया हूँ। तो इस तरह के आपको एक तो होता है कि बाहरी किसी की चोट लगने की वजह से घाव हो जाते हैं, एक होता है जब छोटा सा तरबूज होता है और लीव्स में भी इस तरह के घाव देखने को मिलते हैं। इस तो वाटरमेलन में फंगल की वजह से है। आप ऐसा कर देखें तो या तो अपने घर में जो खेती होती होगी वाटरमेलन बो रखा होगा, या फिर अगर कोई पूछता है तो उसको बिल्कुल चेक आइडेंटिफाई करके जो भी है बता सकते हैं, केमिकल बता सकते हैं, वॉटेवर, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड। अगर इसके बाद में बात करें 1729 के बाद में 1743 में नीधम सामने प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स इन वीट गॉल्स, ठीक है। नीधम ने क्या बताया, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, नीधम से निमेटोड, एक चीज याद रही, नीधम से निमेटोड किसमें, वीट में नीधम ने क्या बताया, नीधम से निमेटोड, ठीक है। अब देखिए दो चीज, एक चीज क्लियर होती है नीधम निमेटोड, अब एक चीज यहां पे क्लियर होती है वीट गाल्स, ठीक है। देखिए गाल्स का मतलब होता है, आपने प्लांट पे देखा होगा छोटी छोटी गांठी सी गांठें बन जाती हैं, गाल का मतलब होता है गांठी सी गांठें बन जाती हैं, एक तो वो गाल्स देखने को मिलता है। लीव के ऊपर क्या बन जाती है, गांठी सी गांठें दिखाई देती हैं। अगर ये लीव्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर गांठ दिखाई देंगी, मोटी मोटी बाहर की तरफ उभरी हुई गांठें सी दिखाई देती हैं। उसके दो तीन रीजन होते हैं, गाल्स होता है, गाल्स, इसके अलावा दो तीन रीजन होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हाइपरप्लेजिया, तो वो भी रीजन होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे निकल के आती है और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वीट गाल्स किसकी वजह से होते हैं, एंग्विना ट्रिटिसाई। वीट गाल किसकी वजह से होता है, एंग्विना ट्रिटिसाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीट गॉल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लीव्स का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया, लेकिन फ्रूट कैसे बन जाता है, यहाँ जैसे ही अंदर का जो पार्ट होता है वो सड़ने लगता है, जो इसका सीड्स होता है, वीट का सीड्स होता है, वो बाहर से सड़ने लगता है। ये एक नेचुरल है, जो थोड़ा कम सड़ा हुआ सा है, नेचुरल है। सड़ने के बाद में उसमें से ब्लैक या काले कलर के, ब्लैक कलर का सीड निकलता है। वो किसकी वजह से होता है, गाल्स की वजह से। एक और रीजन देखिए, एक और रीजन होता है, उसमें हम बात करेंगे स्मट, जो रीजन होता है स्मट, एक रीजन होता है ब्लैक स्मट की वजह से। उसमें ब्लैक स्मट की वजह से आप देखते होंगे, अगर कोई फार्मा फैमिली से है, मैं भी फार्मा फैमिली से हूँ, इसके अलावा हमने प्रैक्टिस भी की है, क्योंकि देखते भी हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो जैसे ही गेहूं के अंदर जाते हैं, चलते टाइम पे क्या होता है, अपने जो कपड़े होते हैं वो ब्लैक कलर, उसमें धब्बे लग जाते हैं, ब्लैक 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 धब्बे लग जाते हैं पैंट के, जैसे ही हम चलते हैं, और उसमें से डस्ट निकलता है, उसकी जो फ्रूट होता है, बाली होती है, उसमें डस्ट निकलता है, वो होता है स्मट। वो क्या होता है, स्मट होता है, ठीक है। तो स्मट की वजह से भी ब्लैक हो जाता है, लेकिन स्मट की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जो सीड होता है ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और गाल्स की वजह से थोड़ा बहुत सीड बचता है, पिचका हुआ ब्लैक कलर का हार्ड सा ऐसा सीड बचता है, ठीक है। फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे जब गाल को पढ़ेंगे, और गर्ल्स के अलावा स्मट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे पिक्चर, ठीक है। बाकी हम पिक्चर को कम देखेंगे। एक चीज और बता दें, कॉब 1932 ही स्टडी द मैनी प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स एंड ऑल्सो क्लासिफाइड देम। ये दोनों चीजें देखिए, ईयर 1743 और 1932 थोड़ा सा डिफरेंट है, ईयर बहुत गैप है, लेकिन यहाँ साथ में हमने क्यों रखा,
का आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों में कॉब ने भी किसके बारे में स्टडी की थी, किसको आइडेंटिफाई किया, पैरासिटिक नेमेटोड को, ठीक है, नेमेटोड को। और इन्होंने नीधम ने भी किसको आइडेंटिफाई किया, नेमेटोड को। तो याद रखिए इन्होंने क्लासिफाइड, कॉब ने क्लासिफाइड भी किया था, ठीक है, लेकिन इसने निमेटोड को सिर्फ खोजा किस में, वीट में। तो वीट में जो निमेटोड को खोजा वो कौन है, नीधम जी। नीधम जी ने निमेटोड कब खोजा, 1743। एंग्विना टीटीसाई जो वीट गॉल होता है, वीट गॉल जो निमेटोड की वजह से होता है, उसको खोजा था 1743। और कोब ने स्टडी किया निमेटोड को खोजने के साथ साथ में उसको क्लासिफाई और किया था। दोनों चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। चलिए बस चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई बात नहीं, पिक्चर नहीं है, बाकी हर चीज आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि बार बार पिक्चर रख के हम उसको और भी ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकते, नहीं तो क्योंकि सो टाइम ही तो नहीं बचा ना एग्जाम में। बाकी हर चीज़ को हम समझेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करें 1753 सी लीनियस wrote a famous book species planetarium, species planetarium। इन्होंने बुक लिखी थी स्पेसीज प्लेनेटेरियम, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज सी लीनियस। सी लीनियस को, सी लीनियस बोला, सी नहीं, ठीक है, याद रख सकते हो कैसे भी, कि अपने याद रखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तो याद कैसे भी रख सकते हैं। सी लीनियस बुक, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, स्पेसीज प्लेनेटेरियम, फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं टिलेट 1755, फर्स्ट पेपर रिटन ऑन बंट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट। स्टिंकिंग स्मट और बंट, ये दोनों डिजीज, ठीक है, बंट कैसा होता है और स्मट हमने अभी बात की, स्मट के बारे में अभी भी बात की है हमने, ठीक है। स्मट दो टाइप के होते हैं, ल्यूज स्मट होता है एक, ठीक है, जो क्योंकि ब्लैक कलर का वो उसमें से स्पोर निकलते हैं ब्लैक कलर के। तो सबसे पहले जो स्मट ऑफ वीट या फिर बंट और स्टिंक, बंट और स्टिक ऑलमोस्ट एक ही होता है, ठीक है। स्मट ऑफ वीट, इसके बारे में सबसे पहले पेपर किसने लिखा था, टी लेट ने। एक चीज आप और बताऊं आपको, क्या यहाँ पे क्या चीज है, वीट, और वीट क्या, वीट में जो स्मट होता है, जो पाउडर निकलता है, वो किसने एक्सप्लेन किया, वो किया टीलेट ने। टीलेट वीट, वीट टीलेट, कब, 1755। इससे अच्छा और कोई मेरे पास लॉजिक है नहीं, आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, स्मार्ट पर्सन की तरह। अब हम बात करते हैं 1807 में प्रीवोस्ट ने डिस्कवर किया लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस। लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस, बंट फंगस के लाइफ साइकिल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, प्रीवोस्ट ने। एक चीज आपको, प्रीवोस्ट, बंट फंगस को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया, प्रीवोस्ट ने। थर्ड पे अगर हम चलते हैं, इन्होंने और क्या क्या किया, इन्होंने एक्सप्लोर किया कॉपर सल्फेट टू कंट्रोल बंट ऑफ व्हीट। फर्स्ट टाइम प्रूव्ड दैट बंट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। कितनी चीजें आ गई देखिए, बंट ऑफ व्हीट किससे कंट्रोल हो सकता है, कॉपर सल्फेट से। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी शायद IBPS 2000, क्योंकि मुझे अभी क्लियर याद नहीं है, कॉपर सल्फेट के बारे में था, आई थिंक IBPS 2021 का क्वेश्चन ही है। कॉपर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल किससे कर सकते हैं, एक डिजीज़ के बारे में था, मुझे अभी याद नहीं है, उसमें ऑप्शन दे रखा था कॉपर सल्फेट की वजह से या और भी कुछ उसमें केमिकल दे रखे थे। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कंफर्म है कि IBPS में पूछा गया था, लेकिन कॉपर और इनके जो केमिकल हैं,
इनमें से कोई केमिकल थे वो दोनों, कॉपर थे, मैंने पेपर देखा था बाद में जब पेपर वो डाला था, तो ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं बंट ऑफ वीट, तो बंट ऑफ वीट या इसके बारे में कॉपर किससे कंट्रोल किया जा सकता है, कॉपर सल्फेट से। फर्स्ट टाइम लाइफ साइकिल ऑफ बंट किसने खोजा, प्रीवॉस्ट ने। प्रीवॉस्ट ने सबसे पहले खोजा, बंट लाइफ साइकिल को भी इसी ने भी खोजा। इसके अलावा कॉपर सल्फेट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और बंट ऑफ वीट कोच किसके द्वारा, फंगल के द्वारा। ये किसने, प्रीवॉस्ट ने। किस में, कब, 1807 में, 1807 में। अब बात करते हैं एडोल्फ मेयर डिस्कवर द टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज। टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज, जो कौन सा डिजीज, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज, ये कब खोजा गया था, 1836 में। 1836 में इसको खोजा गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करें 1853 में। 1853 में एंटोन डी बेरी, इनका नाम बहुत बार सुना होगा, एंटोन डी बेरी, एंटोन डी बेरी, इनका बहुत बार नाम सुना है। ये अगर पूरा नाम की बात करें ना तो कहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है H.A. डी बेरी, ये क्वेश्चन H.A. डी बेरी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसको अगर हम बात करें कि क्या कहा जाता है, प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लांट, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो वहां पे अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, क्योंकि माइकोलॉजी जो दिया हुआ था माइकेली, इसलिए उसको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। इसको क्योंकि मेन अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अदरवाइज फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है माइकेली है, P.A. माइकेली, जो हमने सबसे पहले देखा था, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ, इन्होंने क्या लाया लाइफ, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ फंगस। देखिए दो टाइप की मिल्ड्यू होती है, सबसे पहले इसको हम कवर करते हैं फिर और डिस्कस करते हैं। देखिए दो टाइप की मिल्ड्यू होती है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउंड्री मिल्ड्यू। दोनों टाइप की क्या होती है मिल्ड्यू। मिल्ड्यू का मतलब होता है मिल्ड्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो पाउडर टाइप का एक एलिमेंट जो सो होना, ठीक है, पाउडर टाइप का। अब देखिए डाउनी का मतलब होता है डाउन, और पाउंड्री का मतलब होता है, पाउंड्री का मतलब पाउडर होता है, पाउडरी का मतलब पाउडर होता है, लेकिन डाउनी का मतलब डाउन होता है। अब जो लीव सरफेस है, लीव सरफेस में हम वहीं बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू लीव के लोअर पार्ट में दिखाई देता है। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, डाउनी मिल्ड्यू लीव के लोअर पार्ट में दिखाई देता है, ठीक है। पाउंड्री मिल्ड्यू अपर पार्ट में दिखाई देता है। एक चीज़ क्लियर, डाउनी मिल्ड्यू वर्ड जहाँ पे भी आता है लीव के लोअर पार्ट में, ठीक है, और पाउंड्री मिल्ड्यू अपर पार्ट में। एक चीज़ ये क्लियर हो गई, दोनों फॉर्मेशन में ही पाउडर टाइप का व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देगा। दोनों जो फॉर्मेशन होता है उसमें व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम वहीं पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रक्चर की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है, मतलब लीव के नीचे वाले पार्ट में जो पाउडर दिखाई देता है, उस पाउडर का की बात करें तो वो कॉटन टाइप का, जैसे होती है रुई आपस में गुथी हुई, जो रुई होती है आपस में गुथी हुई, जो उस टाइप का पाउडर दिखाई देगा, वहाँ पे उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डाउनी मिल्ड्यू। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि दोनों में वाइट कलर होता है, तो ये तो क्वेश्चन पूछने से रहे कि किस टाइप का कलर होगा, डाउनी मिल्ड्यू और पाउंड्री मिल्ड्यू में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस ओनली होगा वह है जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, उसका स्ट्रक्चर कॉटन टाइप स्ट्रक्चर होगा, आपस में गुथा हुआ, और जब हम देखेंगे तो आपस में जाल टाइप का, जो बोलते हैं मकड़ी का जो जाल होता है उस टाइप का दिखाई देगा। बहुत बारीक तरीके से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ पाउडर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि एंटोन डी बेरी ने डाउनी मिल्ड्यू को खोजा था, एंटोन डी बेरी ने किसको खोजा था, डाउनी मिल्ड्यू को। फिर इसके अलावा ही डिस्कवर्ड कब, 1845 में, आयरिश फेमाइन।
जो सबसे ज़्यादा फेमस है उस टाइम में, आयरिश फेमाइन, इट वॉज ऑकर्ड इन Ireland. 20 lakh peoples were die cause starvation due to late blight of potato. भूखमरी के कारण, starvation that means भूखमरी के कारण कितने लोगों की डेथ हो गई थी? भूखमरी के कारण 20 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। अगर हम बात करें यहीं पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसका बॉटनिकल नाम और यही पूछा जाता है, वह है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, पोटैटो फाइटोप्थेरा, पोटैटो से फाइटोप्थेरा आपको याद रहेगा, ठीक है। लेट ब्लाइट, इसको किसने खोजा था? एंटन डी बेरी ने, ठीक है। आयरिश फेमाइन का इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनने का क्वेश्चन किस तरह बनता है? आयरिश फेमाइन रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है आयरिश फेमाइन रिलेटेड है, उसका बॉटनिकल नेम दे दिया जाता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टा, या इसके अलावा अदर बॉटनिकल नेम दे दिए जाएंगे और वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इसके अलावा बात करते हैं द हेट्रोसियस नेचर ऑफ ब्लैक रस्ट फंजाई वॉज ऑल्सो डिस्कवर, ठीक है। देखिए दो टाइप के नेचर होते हैं ब्लैक रस्ट। रस्ट किस टाइप का होता है? देखिए अगर हम बात करें रस्ट की, आपने गेहूं पे या किसी लीव पे गोल्डन कलर का, गोल्डन या ब्राउन कलर के डस्ट देखा होगा। व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का बिल्कुल भी डस्ट नहीं होता, क्योंकि व्हाइट कलर का डस्ट होता है पाउडरी मिल्ड्यू में, और वहीं पे ब्लैक कलर का डस्ट होता है स्मट में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हम बात करें रस्ट में, रस्ट नाम से लगता है रस्ट, हम क्योंकि बार बार बोलते हैं डस्ट लग रही है, रस्ट लग रही है, लेकिन इसमें क्या होता है? ब्राउन कलर का। आप मोस्ट ऑफ द टाइम की अगर हम बात करें तो गेहूं के जो पत्ते होते हैं उस पर गोल्डन कलर का, आपने या तो गोल्डन कलर देखा होगा या गोल्डन कलर का डस्ट देखा होगा, उसको रस्ट कहा जाता है। तो ब्लैक रस्ट, हेट्रोसियस नेचर का मतलब क्या होता है? दो टाइप, ऑटोसियस होता है, एक हेट्रोसियस होता है। देखिए हेट्रोसियस को भी हम ऑटोसियस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो फूड क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और एक होता है जो खुद सेल्फ फूड बनाते हैं। एक तो प्लांट सेल्फ फूड बनाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जो बनाया हुआ फूड को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो उसको फिर हम अगेन डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक रस्ट ऑफ फंजाई को हेट्रोसियस नेचर, फंजाई का किस टाइप का नेचर होता है, ये भी एंटन डी बेरी ने कब 1885 में डिस्कवर किया गया है। 1885 में इसको डिस्कवर किया है। अब हम बात करते हैं एंटन डी बेरी 26 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ। 19 जनवरी 1888 को जर्मन में इनकी डेथ हुई। और ये क्या थे? जो अगर हम बात करें, इन्होंने पीजी की पीएचडी किसमें किया था? बॉटनी से। सो बॉटनिस्ट इनको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, पहली चीज़ तो एंटन डी बेरी अपने आप में इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, और इससे रिलेटेड जो भी डिस्कवरी हुई है या फिर ये बात करें स्टडी हुई है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। दूसरी चीज़ की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू। लाइफ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, डाउनी मिल्ड्यू की बात नहीं हो रही। लाइफ साइकिल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू बहुत जगह दिखाई देगा, डाउनी मिल्ड्यू लेकिन यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू। फिर बात करते हैं इन्होंने क्या डिस्कवर किया 1845 में, आयरिश फेमाइन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरिश फेमाइन क्यों? भैया इधर देखिए आप, 20 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, किसकी वजह से? भूखमरी की वजह से, ठीक है। क्या रीज़न क्या था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में डिजीज आ गया। जो लोग आलू खाते हैं, और सबसे ज़्यादा वेजिटेबल में खाया जाने वाला कौन सी सब्जी है? आलू है। इसका अगर हम बात करें बॉटनिकल नेम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टा, क्योंकि फाइटोप्थोरा से पोटैटो, पोटैटो से फाइटोप्थोरा। हेट्रोसियस नेचर ऑफ ब्लैक फंगस, क्योंकि ब्लैक जो फंगस होती है वो खाना खुद नहीं बनाती, वो या तो किसी प्लांट पे सड़े गले पार्ट पे रहकर अपना खाना बनाती है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी पार्ट को क्या किया जाता है? डीकम्पोज किया जाता है, वहाँ फंगस सड़ जाता है, वो डीकम्पोज ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की।
अब यहाँ पे बात करें जूलियस कून, इन्होंने एक बुक लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सन नहीं है, इंपॉर्टेंट है बुक किसने लिखी थी। जूलियस कून, फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि हम बात ही पैथोलॉजी की, प्लांट पैथोलॉजी कर रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहली बुक लिखी थी प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर। जूलियस कून किस पे बुक लिखी थी? प्लांट पैथोलॉजी। रिटन अबाउट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रोल ऑफ फंजाई इन प्लांट डिजीज डेवलपमेंट। तो फंजाई का क्या रोल होता है प्लांट में डिजीज डेवलपमेंट में, ये इंफॉर्मेशन या किसने लिखी थी? जूलियस कून ने। कब लिखी थी? 1858 में। एक चीज आपको याद रहेगी यहाँ पे, प्लांट पैथोलॉजी और जूली से जूलियस, जूली अब तो कुछ याद आया, जूली से जूलियस कब लिखी थी? प्लांट पैथोलॉजी। लेकिन प्लांट पैथोलॉजी में वायरल डिजीज भी होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज भी होते हैं, यहाँ पे जो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फंगल डिजीज, ठीक है, जूलियस ने 1858। अब हम बात करते हैं 1867 में कॉफी रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इट वॉज ऑकर ड्यू टू हेमिलिया वेस्टेट्रिकोला इन श्रीलंका। कहाँ पे कॉफी रस्ट कहाँ पे हुआ था? सबसे पहली चीज तो श्रीलंका में। इसके जो किसकी वजह से हुआ था अगर साइंटिफिक नेम बोले तो हेमिलिया वेस्टेट्रिकोला, हेमिलिया वेस्टेट्रिकोला की वजह से कॉफी रस्ट, जो कॉफी रस्ट हुआ था। अब रस्ट कैसा था? रस्ट भैया रस्ट था तो किस टाइप का होगा? कॉफी के जो लीव्स थे उस पे गोल्डन कलर का रस्ट जमा हो जाता है, उसकी वजह से जो लीव्स हैं डायरेक्ट सनलाइट से कांटेक्ट नहीं हो पाता और फूड नहीं बनाती। इसकी वजह से जो भी उनमें सीड बनता है वह सीड की साइज क्या कम होगी, या फिर फ्लावरिंग नहीं आएगी, या फिर सीड ही नहीं बनेगा, तो प्रोडक्शन अपने आप ही घटने वाला है। तो इसके पीछे रीजन क्या था? हेमिलिया वेस्टेट्रिकोला। कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में। कब हुआ? 1867 में। नेक्स्ट की बात करें 1875, डिस्कवर द सिस्ट नेमेटोड ऑफ बीट एंड रूट नॉट नेमेटोड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रूट नॉट नेमेटोड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्रॉप में अभी प्रेजेंट में चाहे हम बात करते हैं वीट की, चाहे हम बात करें बार्ले की, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा निमेटोड की प्रॉब्लम है जो कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम। वो भी कौन सा? रूट नॉट नेमेटोड, ठीक है। तो सबसे पहले रूट नॉट नेमेटोड को डिस्कवर कब किया गया था? 1876 में। सिस्ट नेमेटोड ऑफ बीट, एक तो ये चीज होगी सिस्ट नेमेटोड ऑफ बीट, या रूट नॉट नेमेटोड को कब डिस्कवर किया गया था? 1875 में। अब हम बात करते हैं 1875 में एक और डिस्कवरी है, ब्रीफेड। ब्रीफेड पर्सन का नाम है, ही इज द फादर ऑफ प्योर कल्चरल टेक्निक। अब ये प्योर कल्चरल टेक्निक क्या होती है? देखिए कल्चरल टेक्निक जी कोई भी फॉर्मेट, जैसे ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, अगर हम किसी सीड को ग्रोथ करना चाहते हैं सोइल के अलावा कोई और फॉर्मेशन, क्योंकि सोइल में क्या होता है वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, इसके अलावा न्यूट्रिशन होते हैं, वाटर होते हैं, उसकी वजह से जब सीड को ऑक्सीजन होती है, जब सीड को ऑक्सीजन मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेंगे, इसके अलावा सपोर्ट मिलेगा, तो क्या होगा? सीड अपने आप जर्मिनेट होगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है? या तो किसी प्लांट के किसी पार्ट को पहले तो सॉल्यूशन बनाया जाता है, कल्चर बनाया जाता है। कल्चर में क्या होता है? वही ऑल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी उसमें प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक। तो वो सॉल्यूशन के अंदर या तो सीड को डाल दिया जाता है, या क्या किया जाता है? किसी पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम को वहां पे डाल दिया जाता है और मल्टीपल प्लांट्स अचीव किए जाते हैं। तो ये टेक्निक सबसे पहले कब आई थी? 1875 में ब्रेफेड ने। देखिए एक चीज आप लोगों को अगर याद नहीं रहे तो ये चीज क्या है? ब्रेफेड। ब्रेफेड ने तो फील्ड ही खत्म कर दिया था। फील्ड में जो काम होता है हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं फील्ड में डायरेक्टली, और ब्रेफेड ने ये काम ही खत्म कर दिया। कौन सा? बोला फील्ड की ज़रूरत है ही नहीं, एक कल्चर तैयार करेंगे, कल्चर तैयार करके उसमें जहाँ फील्ड में उतनी दूर में हम 100 प्लांट लगा सकते हैं वहीं एक कल्चर तैयार करेंगे, और उस कल्चर में
1,00,000 प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो फील्ड की जो नर्सरी के लिए जो फील्ड हम रखते हैं उसकी प्रॉब्लम ही उन्होंने सॉल्व कर दी। तो नाम क्या था? ब्रेव फील्ड। और अभी अब तो आपको कम से कम याद रहेगा, इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक को इनिशिएट किया था। अब सेकंड बात करें, द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रोब्स डेवलप्ड बाय हिम। आर्टिफिशियल कल्चर, किस आर्टिफिशियल कल्चर, किस तरह कल्चर को डेवलप किया जाता है, क्या क्या उसमें, क्योंकि कल्चर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स के डेवलपमेंट। माइक्रोब्स का मतलब क्या हो गया? या तो हम उसमें प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, हो ऐसा कल्चर जिसमें वायरस को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ फेवरेबल है वायरस के लिए उसके लिए हम वायरस डेवलप कर सकते हैं। जो चीज़ फेवरेबल है किसके लिए? फंगस के लिए। जो फंगस के लिए जो पर्टिकुलर किस टाइप का फेवरेबल है उस वो कल्चर हम फंगस के लिए तैयार कर सकते हैं। बैक्टीरिया के लिए उस टाइप का कल्चर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? उसको क्या रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, पर्टिकुलर जो हम बात करें कल्चर कैसा चाहिए, उसको डेवलप कर सकते हैं। दैट्स इट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल कल्चर फॉर माइक्रोब्स, एक चीज क्लियर हुई, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब चाहे हम बात करें यहां पे वायरस, ठीक है, फंजाई, या हम यहां पे बोल सकते हैं बैक्टीरिया या अदर प्रोटोजोआ, ये इनके लिए भी जो कल्चर तैयार किया जाता है वो सबसे पहले किसने? ब्रेफेल्ड ने। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेफेल्ड ने आर्टिफिशियल कल्चर तैयार किया, ब्रेफेल्ड ने प्योर कल्चर टेक्निक मेथड दिया। तो दोनों चीजें किसने दिया? ब्रेफेल्ड ने। कब? 1875। आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। लुईस पास्चर को बखूबी हम हर जगह पढ़ते हैं, लुईस पास्चर ने क्या किया है। ठीक है, तो पहले तो बात अगर जहाँ पे लुईस पास्चर की बात आती है वहाँ दूसरा टर्म और इंक्लूड होता है, वो क्या? बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया को डेथ करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए किसमें? फूड में, या चाहे अदर हमारे पास में कहीं पे भी बैक्टीरिया, फूड जो रिलेटेड जो बैक्टीरिया की बात की जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डेथ करना। कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको किल करें, ठीक है, कैसे ये ग्रोथ करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें किसने बताई? लुईस पास्चर ने। तो एक चीज़ तो ये बार बार सुना है तो इसको कुछ ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं होती कि पहली बार हमने सुना है और याद रखना है। लुईस पास्चर कब? 1875। और 1875 में कल्चर, प्योर कल्चर की बात किया हमने, 1875 वो भी। अब हम बात करते हैं लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच। दे रिपोर्टेड अबाउट एंथ्रेक्स डिजीज। एक चीज तो ये हो गई, एंथ्रेक्स डिजीज कहाँ किस में होता है? कैटल में। कैटल में आपने एंथ्रेक्स डिजीज पढ़ा होगा, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियम के द्वारा। रॉबर्ट कोच फादर ऑफ माइक्रोबायल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। माइक्रोबायल टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया, एक तो देखिए चीज के लिए दो चीज अलग अलग हैं। बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और बैक्टीरिया के बारे में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? लुईस पास्चर सबसे पहले बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया लुईस पास्चर ने। यहाँ पे बात अगर की जाए रॉबर्ट कोच हैं फादर ऑफ माइक्रोबायल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में माइक्रोबायल टेक्निक के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच। तो दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच दोनों ने जो काम किया है 1875 में। रॉबर्ट कोच जो लुईस पास्चर ने क्या आइडेंटिफाई किया था? एंथ्रेक्स किस में? कैटल में। कैटल में एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और सबसे पहले आइडेंटिफाई किसको किया? किसने किया? लुईस पास्चर ने। दूसरी चीज रॉबर्ट कोच फादर ऑफ माइक्रोबायल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्होंने ही गेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कोच पास्चुलेट थ्योरी। किसने दिया होगा? कोच पास्चुलेट थ्योरी दी तो ऑब्वियसली रॉबर्ट कोच ने दी है। इन विच डिटेल दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉज इज ए पर्टिकुलर disease. The fourth step of Koch postulate given by Smith in 1905 में। एक चीज तो कोच ने क्या चीज दी? कोच ने बोला कि पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं डिजीज, पर्टिकुलर
ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। इसीलिए हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, हर बार हर डिजीज़ का बॉटनिकल नेम डिफरेंट होता है, हर बार हर डिजीज़ का बॉटनिकल नेम डिफरेंट होता है। एक ही जैसे बोले फंजाई की वजह से हुआ, लेकिन फंजाई भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया को भी अलग अलग, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने ये दी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होता है, पर्टिकुलर डिजीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये किन्होंने बताया, ये बताया कॉच ने। और कॉच कौन है, माइक्रोबायल टेक्निक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें होगी ना, बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादातर चीज़ें या माइक्रोबायल टेक्निक के बारे में के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच। ये दोनों इम्पोर्टेंट पर्सन हैं किसके पीछे, बैक्टीरिया के पीछे, ठीक है। अब हम बात करें 1878 में T.J. ब्यूरिल, 1878 T.J. ब्यूरिल the first time reported plant bacterial disease such as fire blight of apple। इन्होंने प्लांट बैक्टीरियल डिजीज, एक चीज हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है भैया, बैक्टीरिया से कैटल डिजीज होता है। कौन सा कैटल, एंथ्रेक्स डिजीज होता है। किसने, लुईस पास्चर ने खोजा। इसके अलावा और कुछ हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जो रॉबर्ट कोच हैं, उन्होंने वो क्या हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायल, फादर ऑफ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उनके वो क्या हैं, फादर हैं। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, कंफ्यूजन का हल ही अपने पास ही तो है। यहाँ पे कैटल का डिजीज, उधर क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, फर्स्ट प्लांट डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वो किसने खोजा था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंथ्रेक्स, फर्स्ट कैटल डिजीज, फादर ऑफ माइक्रोबायल टेक्निक। अब बात करें इन्होंने क्या दिया कि थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी, कौन सी थ्योरी, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, पर्टिकुलर डिजीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ये चीज इन्होंने क्लियर की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई प्लांट डिजीज के बारे में कोई चीज नहीं आई है। अब चलिए बात करते हैं इसके 3 साल बाद में भाई साहब कौन है, बहुत अच्छे इंसान हैं, T.J. ब्यूरिल। T.J. ब्यूरिल ने क्या किया, बैक्टीरिया को खोजा। कौन सा बैक्टीरिया को, प्लांट डिजीज बैक्टीरिया बोरिल, करेक्टिंग है। तो चलिए ठीक है। द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड प्लांट बैक्टीरियल डिजीज सच एज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। सबसे पहले एप्पल में जो ब्लाइट होता है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, सबसे पहले ब्लाइट बैक्टीरिया द्वारा, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल बैक्टीरिया द्वारा किसने खोजा इसको, T.J. ब्यूरिल ने इसको खोजा। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है जो खोजा गया, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। इसके अलावा और भी डिजीज है, 1-2 डिजीज और थे, लेकिन जैसे फायर ब्लाइट ऑफ पियर, कोज बाई फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और फायर ब्लाइट ऑफ पियर, ये फर्स्ट जैसे बोलते हैं ना, एक आज खोज लिया, बाकी 2-3 कल या परसों खोजेंगे। तो 3-4 डिजीज और हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट में खोजे गए थे, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और फायर ब्लाइट ऑफ पियर। किसके द्वारा, इरविनिया एमाइलोवोरा, ठीक है। तो देखिए देवियों और सज्जनों, एक चीज मैं और बता देता हूं, याद करने का तरीका, पढ़ने का तरीका एक और बता देता हूं। कहीं कहीं टर्म से आप लोग को याद रखना है क्या चीज, कभी कभार क्या दे दिया जाता है, डिजीज का नाम दे दिया जाता है और लास्ट में जो ऑप्शन होते हैं 4, उसमें से 2 ऑप्शन दे दिया, एक बैक्टीरिया का हो गया, एक वायरस का हो गया, 2 फंजाई का हो गया। अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये बैक्टीरिया द्वारा होता है या वायरस द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को इसी तरह देता है, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान है कि ये सीरीज या ये टर्म किससे रिलेटेड है, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो ऑप्शन क्या होगा, बैक्टीरिया। अब वो अगर फंगल से, बैक्टीरिया हटाओ, वायरस हटाओ, किससे, फंगल से। फंगल किया, 2 बचे, दोनों में या तो आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा तो दोनों में से एक ही अब आप आंसर कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और बात करें, अगर एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, 2 फंगल है, तो आप वायरस वाले को आंसर करेंगे, दोनों तो खत्म हो गए। वहां पे एक 4 जो ऑप्शन क्लिक करता है ना माइंड में,
उसको आप गायब कर सकते हैं एक साथ में, एंड यू कैन गिव द राइट आंसर। ओके, जब हम बात करते हैं फायर ब्लाइट, इरविनिया एमाइलोवोरा, क्या हुआ? फर्स्ट बैक्टीरिया, सबसे पहला बैक्टीरिया इरविनिया एमाइलोवोरा, विनिया एमाइलोवोरा, लाउवोरा, एमाइलोवोरा, ठीक है। इरविनिया एमाइलोवोरा सबसे पहला बैक्टीरिया, कौन सा? फायर ब्लाइट और फायर ब्लाइट, आग लगा दी इन्होंने तो। ब्लाइट कौन सा वाला? ब्लाइट में होता क्या है? आग ही तो होती है, पूरा प्लांट या लीव जल जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, उसी को तो ब्लाइट कहते हैं, ठीक है, उसी को ब्लाइट कहते हैं। जब ब्लाइट में हम पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ याद रख लो, ब्लाइट से जल जाना, प्लांट कैसा दिखता है? जला हुआ रहता है पूरा प्लांट, वहाँ सड़ना, वरना ब्लाइट में सड़ता नहीं है प्लांट कभी भी, ठीक है। बाकी डिजीज में सड़ जाता है, ब्लाइट में सड़ता नहीं है, ठीक है, जल जाता है। तो यहाँ पे बात करें फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और फायर ब्लाइट ऑफ पियर, ठीक है। तो फायर ब्लाइट का मतलब हो गया जलने के बाद में जैसा दिखता है ना, बस वो, समझ में आया? चलिए ठीक है। इरविनिया ट्रिटिस आइकॉन, जीटे ब्यूरिल ने बैक्टीरिया सबसे पहले खोजा। अब इससे अलावा और क्या यार आपको बताऊंगा, जरूरत ही नहीं होगी, आप वैसे ही टैलेंटेड हैं। मिलाडेट 1885, मिलाडेट डिस्कवर एंड कॉल्ड फादर ऑफ बोडेक्स मिक्सर एंड ही कंट्रोल द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। डाउनी से अभी अभी समझ में आ गया, नीचे की तरफ। दूसरा क्या है इसका फॉर्म, क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि ये किस टाइप का दिखता है। अगर हम इसके दिखने की बात करें तो ये किस टाइप का दिखेगा, दिखने की अगर हम वहीं पे बात करेंगे तो कॉटन की तरह, ये नीचे व्हाइट होता है, कॉटन की तरह गुथा हुआ दिखता है, ठीक है। तो डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स में कॉज किसके द्वारा? पैल्मापोरा विटिकोला, पैल्मापोरा विटिकोला किसका ने डाउनी मिल्ड्यू का साइंटिफिक कहाँ सबसे पहले खोजा था? फ्रांस में। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली? बोर्डेक्स मिक्सर में क्या क्या मिक्सर किया गया है? कॉपर सल्फेट 5, लाइम 5, वाटर 5। अरे भाई साहब, अब एक और बात बता देता हूं मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? IBPSAFO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है यही। क्या बोर्डेक्स मिक्सर में क्या क्या होता है? कॉपर सल्फेट, ऑप्शन में यही था, कॉपर सल्फेट होता है या नहीं होता है। उसके अलावा और एलिमेंट, तभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अब याद आया कि कॉपर सल्फेट रिलेटेड यही क्वेश्चन था। बोर्डेक्स मिक्सर में होता है कॉपर सल्फेट, इसके अलावा और भी एलिमेंट दे रखे थे, ठीक है। तो अगर किसी को याद है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ भी पूछ सकता है यार, उसमें पूछ सकता है कॉपर सल्फेट दूसरा नाम। यहाँ पे लाइम है, 5 पाउंड लाइम, 5 पाउंड, तो वहाँ पाउंड नहीं था, सिर्फ कौन सा वाला एलिमेंट रखा गया था? वाटर, 50 गैलन वाटर, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर बात करते हैं आगे अगर बात करें EJ बटलर, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। हमने एक चीज पढ़ा था भाई साहब, क्या? फादर ऑफ पैथोलॉजी, वो सबसे पहले हमने अभी से देखा था। यहाँ पे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? EJ बटलर साहब, बट है ना, बटलर साहब ने फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया में, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, EJ बटलर। अब हम बात करते हैं स्टडी अबाउट फंजाई एंड डिजीज इन डिटेल एंड रोट बुक। कौन सी बुक? फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। फंजाई और डिजीज इन प्लांट किसने लिखा? EJ बटलर साहब ने लिखा, फादर ऑफ EJ फंजाई और डिजीज। देखिए इन्होंने क्या, बटलर मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, EJ बटलर फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट में ये बुक इन्होंने लिखी। ये कॉपर का बात हो गई। एक को अगर बात करें डाउनी मिल्ड्यू, पैल्मोपोरा विटिकोला, इसके अलावा आप फायर ब्लाइट, TJ ब्यूरिल साहब ने ब्लाइट के बारे में, इरविनिया एमाइलोवोरा, ठीक है। तो चलिए बात का ये हो गया आपका हिस्ट्री। इसके अलावा एक
और इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, हिस्ट्री में। और हमने यहाँ पे हिस्ट्री को नहीं इन्वॉल्व किया है कि ये हिस्ट्री ईयर को इन्वॉल्व किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमने यहाँ पे पर्सन के साथ में डिजीज और डिजीज कैसा होता है उसको भी यहाँ डिस्कस कर। देखिए चीजें क्या होती हैं, हम क्या करते हैं कि जो भी चीज है, एक तो हो गया हिस्ट्री, इस पर्सन का नाम, पर्सन ने क्या किया, टर्म बस डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, एक तो हिस्ट्री किस तरह होते हैं, मिलार्डे ने किस, फादर ऑफ बोर्डेक्स मिक्सर, दैट्स इट, क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पे चीजें कवर हो गई, वो कौन से वाली, बोर्डेक्स मिक्सर में क्या क्या क्वांटिटी आती है, कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ये सब चीजें यहीं पे क्लियर होती जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं, बार बार अपना विजन क्लियर होता है, ठीक है, तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जो कुछ हिस्ट्री वाला पार्ट रह गया है उसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए राम राम साहब।